हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसा कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। भुगतान संतुलन में एडजस्टमेंट लाने का एब्जॉर्प्शन अप्रोच या व्यय शोषित दृष्टिकोण, हिंदी में इसको बोलते हैं, जो कि अवमूल्यन से ही जुड़ा है। क्योंकि अवमूल्यन हम पहले कर चुके हैं, एक पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ अवमूल्यन के बारे में, जो हिंदी में बनाया हुआ था। लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच का जो टॉपिक है, उसका नोट्स मैंने या पीपीटी मैंने इंग्लिश में तैयार किया है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी, तो आपको दोनों तरीके से समझ आ जाएगा। जिन लोगों का इंग्लिश मीडियम है वो उसमें से ले सकते हैं और समझ उनको आ ही जाएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो क्लास भी आपके लिए बना रही हूँ। तो अवमूल्यन का व्यय शोषित दृष्टिकोण, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। चूंकि हम अवमूल्यन पहले कर चुके हैं, इसलिए आपको पता ही होगा। अवमूल्यन से अभिप्राय सरकार द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी या किन्हीं विदेशी मुद्राओं के मूल्य के रूप में जब वो जानबूझकर घटा दिया जाता है, यानी विनिमय दर कम कर दी जाती है, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ऐसा कोई भी सरकार करने से बचती है, लेकिन जब बहुत ज़रूरी ही हो जाता है कि व्यापार घाटा बहुत बढ़ जाता है, आयातों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है या निर्यात भुगतान बहुत कम प्राप्त हो रहे होते हैं, तो व्यापार घाटा बढ़ता जाता है। तो निर्यातों को बढ़ाने और आयातों को घटाना उनका उद्देश्य होता है। इस दृष्टि से अवमूल्यन कई बार किया भी जाता है। हालांकि अवमूल्यन के पूरे प्रभाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह अवमूल्यन के बाद कुछ समय बाद ही पता लगता है। कई बार अवमूल्यन जिस उद्देश्य से किया जाता है उसका फायदा नहीं मिलता है, इसलिए अवमूल्यन की जो नीति है उसको कोई भी गवर्नमेंट बहुत जल्दी से नहीं अपनाती है। लेकिन हम तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अवमूल्यन के दो दृष्टिकोण होते हैं प्रभावों की दृष्टि से। एक होता है मूल्य प्रभाव और एक होता है आय प्रभाव। तो मैंने ये जो क्लास बनाई है वो अवमूल्यन का जो व्यय शोषित दृष्टिकोण है वह अवमूल्यन के पड़ने वाले आय प्रभावों को दर्शाता है। मूल्य प्रभावों के लिए एक मार्शल लर्नर अप्रोच है या कंडीशन जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो क्लास रखेंगे और उसका पीडीएफ में भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो अभी जहाँ तक बात है वो है अवमूल्यन का आय प्रभाव जो है पड़ता है, उसे हम व्यय शोषित दृष्टिकोण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है, द एब्जॉर्प्शन अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ जनरल इक्विलिब्रियम। सामान्य संतुलन का सिद्धांत है ये। यह कोई पार्शियल या आंशिक संतुलन का उदाहरण नहीं है। प्रकृति से यह सामान्य संतुलन का सिद्धांत होता है और ये बेस्ड है किस पे? कैनेडियन नेशनल इनकम रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। केन्स की जो भी नेशनल इनकम की अवधारणा है या केन्स का जो अर्थशास्त्र है, वो आपने एमए प्रीवियस में पढ़ लिया था। तो उसी से रिलेटेड व्यय दृष्टिकोण टॉपिक भी है। इट इज देयरफॉर आल्सो नोन एज द केनेडियन अप्रोच भी इसको कहते हैं। इट रन्स थ्रू द इनकम इफेक्ट of devaluation as against the price effect to the elasticity approach। यानी इलास्टिसिटी अप्रोच को मूल्य प्रभाव कहते हैं अवमूल्यन का, जबकि व्यय शोषित दृष्टिकोण को अवमूल्यन का आय प्रभाव कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ओपन कर रही हूँ। जो ये थियरी है वो क्या साबित करती है? द थियरी स्टेट्स दैट इफ अ कंट्री हैज ए डेफिसिट, किसमें? अपने बीओपी में यदि घाटा, बेसिकली व्यापार संतुलन जिसको हम ट्रेड अकाउंट कहते हैं, उसमें यदि घाटा महसूस करता है कोई देश या उसको घाटा हो रहा होता है, इट मीन्स दैट पीपल आर एब्जॉर्बिंग मोर देन दे प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने घर में उससे कहीं ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं,
है ना, क्योंकि वो आयात ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से उनके आयात जो है वो उनके निर्यातों की तुलना में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम, यानी देश की जो राष्ट्रीय आय है या उसकी जो जीएनपी है उससे कहीं ज़्यादा है उस देशवासियों का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय जो है किस पे, उपभोग पे। जब ऐसा होता है तो फिर क्या किया जा सकता है, आयात बढ़ जाते हैं, निर्यात घट जाते हैं, किस तरीके से बीओपी को वापस संतुलन में लाएंगे, यह थियरी इस बात का अध्ययन करेगी। इफ दे हैव ए सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दे आर एब्जॉर्बिंग लेस, expenditure on consumption and investment is less than national income. Here the BOP is defined as the difference between national income and domestic expenditure. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन अप्रोच या आय प्रभाव या व्यय दृष्टिकोण भी इसको कहते हैं, इसका प्रतिपादन जो है 1952 में किसने किया था, सिडनी अलेक्जेंडर ने किया था। एस अलेक्जेंडर भी इनका नाम है, इस नाम से भी इनको जानते हैं। अलेक्जेंडर ने केन्स द्वारा प्रतिपादित आय समीकरण का प्रयोग किया, जो निम्न प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। y इज इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जो पहला इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू सी प्लस आई डी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इस इक्वेशन में क्या क्या है ये सब एब्रिविएशन नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो समझाया गया है। y जो है वो राष्ट्रीय आय है, जो कि वास्तविक राष्ट्रीय आय है। c जो है कुल उपभोग है, कुल उपभोग व्यय जिसको हम कह सकते हैं। id जो है वो टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, डी फॉर डोमेस्टिकली यूज हुआ है इसलिए id जो है वो टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। g जो है वो कुल सरकारी व्यय है, जो कि ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम जिसको कह सकते हैं। x जो है रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट्स और m जो है वो इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे हम इसको एलेबोरेट करते हैं। द सम ऑफ ब्रैकेट में जो दे रखा है c प्लस आई डी प्लस जी, यानी तीन क्षेत्र हो गए अर्थव्यवस्था के, उपभोग क्षेत्र, बिजनेस क्षेत्र कह सकते हैं आईडी को, और जी गवर्नमेंट सेक्टर। तो द सम ऑफ C plus ID plus G is the total absorption designated as A। यदि हम C plus ID plus G को संयुक्त रूप से A कहें, क्योंकि यही टोटल एब्जॉर्प्शन है किसी इकोनॉमी का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम X माइनस M कह देंगे, है ना। तो हमने दोनों इनको नाम दे दिए हैं A और B। A क्या है, C plus ID plus G is equal to A, and if x minus m is equal to b, then हम a और b इनकी जगह पे लिख देंगे, तो y किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस b के। और यदि हमें इसमें से b निकालना हो, x माइनस एम वाला जो फॉरेन वाला पोर्शन है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जगह लिख रहे हैं, तो b यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसके बराबर हो गया, y माइनस a के। b निकाला ऊपर वाले इक्वेशन में से, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई, b इज इक्वल टू y माइनस a। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच मीन्स दैट बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज द डिफरेंस between national income Y and total absorption A. BOP can be improved by either increasing domestic income or reducing the absorption। सिंपल सी बात है कि इस इक्वेशन में जो हमने निकाली है B इज इक्वल टू वाई माइनस ए, इसमें जो रिलेशनशिप है BOP का वो है कि करंट अकाउंट का जो बीओपी का करंट अकाउंट होता है वो क्या होता है, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम जिसको हम वाई कह रहे हैं और टोटल एब्जॉर्प्शन जिसको हम ए कह रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है। बीओपी को इम्प्रूव किया जा सकता है, या तो हम क्या करें, डोमेस्टिक इनकम को इंक्रीज करें, या हम क्या करें, एब्जॉर्प्शन जो ए है उसको कम करें। यानी लोग जो हैं वो एब्जॉर्ब कब करें, तीनों क्षेत्रों के मिला के, तो बीओपी संतुलन में आ जाएगा। या फिर हम x माइनस एम वाला जो पोर्शन है, जो दूसरा पोर्शन है, उसको घटा दे,
यानी एब्जॉर्प्शन कम कर दें तो घट जाएगा, या फिर हम वाई बढ़ा दें यानी हम ना हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दें, जीएनपी बढ़ा दें। तो इस तरीके से बीओपी जो है वो संतुलन में आ जाएगा। सिडनी अलेक्जेंडर एडवोकेट्स डिवैल्यूएशन बिकॉज इट एक्ट्स बोथ वेज। इन्होंने, सिडनी अलेक्जेंडर ने अवमूल्यन को पसंद किया, अवमूल्यन की नीति की वकालत की, क्योंकि उनके अनुसार अवमूल्यन जो है वो दोनों तरह के कार्यों को संपन्न कर देता है। तो फर्स्ट डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन क्या करता है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करता है, इंपोर्ट्स को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, thereby इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम। तो अंत में प्रभाव नेशनल इनकम के बढ़ने के रूप में ही पड़ता है। द एडिशनल इनकम सो generated will further increase income via the multiplier effect। और जब हम ऐसा करते हैं तो निर्यात जब बढ़ने लगते हैं तो बाहर से हमें ज़्यादा भुगतान प्राप्त होने लगते हैं, तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है लोगों की या तीनों क्षेत्रों की, वो भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो गुणक प्रभाव के कारण पुनः नेशनल इनकम ज़्यादा बढ़ती है और इस तरीके से बीओपी संतुलन में आ सकता है। तो इससे क्या होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा इनकम घर में प्राप्त होगी बाहर से, यानी बाहर से ज़्यादा भुगतान प्राप्त होगा। दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजप्शन। जब हमारे हाथ में तीनों जो क्षेत्र हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के, उन तीनों क्षेत्रों में जब पैसा ज़्यादा आएगा, बेसिकली लोगों को कंजप्शन के लिए पैसा ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगा, तो वो कंजप्शन बढ़ाएंगे। Thus, the net effect of the increase in national income on the balance of payments is the difference between the total increase in income and the induced increase in absorption, है ना। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जब लोगों के हाथों में ज़्यादा कंजप्शन के लिए इनकम प्राप्त होएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए, यानी तीनों तरफ परिवर्तन हो गया। तो हम इस इक्वेशन जो हमारा नंबर 2 था उसमें तीनों तरफ यानी दोनों तरफ तीनों वेरिएबल के आगे डेल्टा का निशान आ जाएगा। डेल्टा बी क्या होगा, बदला हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम उसमें यही तो देखना चाह रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आया, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ए। कुल अब्जॉर्प्शन को घटाएंगे डेल्टा वाई में से, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें डेल्टा बी प्राप्त होगा। तो टोटल अब्जॉर्प्शन डेल्टा ए depends on the marginal propensity to absorb when there is devaluation, यानी कि जब अवमूल्यन किया जाता है तो टोटल एब्जॉर्प्शन जो है डेल्टा ए वो किस पे निर्भर करता है, लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब पे निर्भर करता है। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज ए, है ना, इसको हम स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करेंगे। डिवैल्यूएशन ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन थ्रू द चेंज इन इनकम विच वी राइट एज डी, यानी अवमूल्यन जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है एब्जॉर्प्शंस पे, जिससे कि राष्ट्रीय आय या लोगों की आय चेंज होती है, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा ए जो है वो क्या हो गया, स्मॉल ए डेल्टा वाई, यानी वाई का कोई गुणांक स्मॉल ए है जो कि क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब है, और प्लस डेल्टा डी है। डी क्या है, मैं पीछे जाती हूँ एक बार स्लाइड में वापस। डी क्या है, डिवैल्यूएशन आल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन थ्रू द चेंज इन इनकम। डी जो है वो चेंज इन इनकम है। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास जो प्राप्त हो गई वो है डेल्टा ए इज इक्वल टू स्मॉल ए डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डी, इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन 3 वी गेट, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो है डेल्टा बी इज इक्वल टू, अब डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो हम डेल्टा ए की जगह रख रहे हैं, वो हो गई आपकी डेल्टा वाई माइनस ए डेल्टा वाई माइनस ए डी।
अब आप एक पेन और कॉपी लेके साथ चलिए। यहाँ मैं स्लाइड मुझे चेंज करनी पड़ेगी समीकरण नंबर 3 दिखाने के लिए, लेकिन बार बार हम पीछे नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप एक कॉपी पेन रखें और उसमें इक्वेशन नंबर लिखते जाएं। जैसे जैसे आगे हमारी स्लाइड बढ़ती है, जिसका वैल्यू हम किसी चर की जगह रख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर होती जाएगी। फाइनली हमें जो इक्वेशन प्राप्त हो गई है वो है डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए, और डेल्टा वाई उसका कॉमन हो गया, माइनस डेल्टा डी। इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करेंगे जस्ट इसके ऊपर वाली इक्वेशन को, तब हमें प्राप्त होगी। तो द इक्वेशन पॉइंट्स टूवर्ड 3 फैक्टर्स विच एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्यूशन ऑन बीओपी। क्या क्या है ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 5 में जो कि अवमूल्यन के प्रभावों को बताएगी? वो है नंबर 1 द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू अब्जॉर्ब, जिसको हम स्मॉल a कह रहे हैं। नंबर 2 चेंजेस इन इनकम, जिसको हम डेल्टा y कह रहे हैं। यहाँ टाइपिंग एरर है, डेल्टा टी की जगह आप डेल्टा y लिखेंगे। और तीसरी जो है वो है चेंज इन डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, डेल्टा डी। ठीक है, कुछ टाइपिंग एरर है, उसको आप हटा दीजिएगा अपने पर्सनल नोट जब बनाओ तब। इट मे बी नोटेड दैट सिंस ए इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, तो 1 माइनस ए क्या हो गया? 1 माइनस ए इज द प्रोपेंसिटी टू होल्ड और सेव। यदि ए एब्जॉर्प्शन को डिनोट करता है तो 1 माइनस ए क्या हो गया? सेविंग को डिनोट करेगा। तो हम आगे इस एक्सप्लेनेशन को ले जा रहे हैं। These factors in turn are influenced by the existence of unemployed or idle resources and fully employed resources in the devaluing country। यानी जिस देश ने अवमूल्यन को अपनाया है वहाँ रोजगार को ये चर प्रभावित करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, है ना, जहाँ जितनी बेरोजगारी है वहाँ उस देश में, और जितने यदि फुली एम्प्लॉयड लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, जितने भी श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, उन सब पे प्रभाव डालेगी। ये केन्स के राष्ट्रीय सिद्धांत से हमें पहले से ही हमें समझ आता है कि मुद्रा क्षेत्र या रियल सेक्टर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और जैसे ही लोगों के हाथ में मुद्रा अतिरिक्त आती है, लोगों का कंजप्शन प्रभावित होता है, उनकी मांग प्रभावित होती है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर प्रभावित होता है। और बाह्य क्षेत्र तो हालांकि केन्स ने अपने उस मॉडल में स्थिर मान लिया था, लेकिन यदि हम एक डायनामिक मॉडल बनाएं जिसमें हम बाह्य क्षेत्र को भी शामिल करते हैं, तो बाह्य क्षेत्र की वजह से जो आय हाथ में आती है, आय एक्सपोर्ट्स बढ़ने से जो एक्सपोर्ट्स के भुगतान ज़्यादा प्राप्त होते हैं, उस वजह से भी लोग अपने कंजप्शन पैटर्न को बदल देते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ उनकी मांग बढ़ती है उपभोग की, तो अर्थव्यवस्था में भी जीएनपी का स्तर बढ़ता है, वाई का लेवल बढ़ता है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो अवमूल्यन के आय प्रभाव में आ जाते हैं। बीओपी पर कैसा प्रभाव पड़ता है अवमूल्यन का, उसे हम पॉइंट वार एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे की स्लाइड्स में। नंबर 1 जो है वो है एमपी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब। ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ता है? टू टेक द एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, इट इज लेस देन यूनिटी, यानी ए का जो मूल्य है वो लेस देन 1 होता है। विद आइडियल रिसोर्सेज इन द कंट्री, डिवेल्यूशन विल इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अवमूल्यन किया ही इसलिए जाता है कि उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स घटते हैं, तो आउटपुट एंड इनकम विल राइज। जब हमें बाहर से ज़्यादा भुगतान प्राप्त होगा तो देश में जो है वो इनकम हाथों में बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन वाले तीनों क्षेत्रों के, तो फिर आउटपुट भी बढ़ेगा, और बीओपी का जो करंट अकाउंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि पहले स्थिति क्या थी? एक्स इज ग्रेटर देन एम, तो हमारा करंट अकाउंट घाटे में चल रहा था। अवमूल्यन करने से जब एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स घटे, तो फिर एक्स इज ग्रेटर देन एम हो जाएगा,
तो उससे हमारे करंट अकाउंट की स्थिति सुधरेगी, जिससे बीओपी इम्प्रूव हो जाएगा। इफ़ ऑन द अदर हैंड यदि ए का मूल्य ग्रेटर देन 1 है तो फिर अवमूल्यन के बाद भी हमारी स्थिति जो है एडवर्स हो जाएगी, नेगेटिवली प्रभावित होगी और बीओपी और ज़्यादा असंतुलन में चला जाएगा। तो जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू एब्जॉर्ब है वो ए का जो मूल्य है यदि लेस देन 1 हुआ तो ही अवमूल्यन से बीओपी की स्थिति सुधरेगी, यदि वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो अवमूल्यन से वह स्थिति नहीं सुधरेगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो रही है क्लास और इसे अपलोड करने में फिर समस्या आती है। तो आप अवमूल्यन के आय प्रभाव, जिसको हम व्यय शोषित दृष्टिकोण कहते हैं, उस पर अपना नोट्स तैयार कीजिएगा और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।